वो वेलकम टू salamppeople.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों में कांटे की टक्कर, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी नतीजा है जो कि रिज़ल्ट है वो आने शुरू है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस है जो कि वो 230 के ऊपर जा रही है। एनडीए की बात करें तो वो 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। दोस्तों, इस चुनाव पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो सबसे ख़ास बात ये जो हमें देखने को मिली है कि 22 करोड़ जो मुस्लिम समुदाय है देश का, इस समय उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में वोट किया है। इस समय मुस्लिम वोटर्स है जो कि वो बीजेपी के विरोध में हमें खड़ा होता दिखाई दिया है, और शायद इसी का फ़ायदा इंडिया अलायंस को भी हुआ है और कहीं ना कहीं इसी का नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ा है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान मौजूद है। हम उनका तारुफ करा दें। जी, हमारे साथ निज़ामुद्दीन राय जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ है, और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट एम.ए. खालिद साहब भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम एम.ए. खालिद साहब का रुख करेंगे, क्योंकि वो सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल हालात पे उनकी काफ़ी कड़ी नज़र होती है। एम.ए. खालिद साहब, क्या लगता है 2019 में अगर देखा जाए तो बीजेपी के में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज है जो कि बीजेपी के वोट बैंक में आया था। 18% मुस्लिम समाज ने वोट दी थी। 14 में भी इसी तरह का कुछ हुआ था, लेकिन 2024 में मुस्लिम समाज का ऐसा मूड क्या डिसमूड हुआ है कि वो ओपनली बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे इस समय। 2014 में मुसलमानों ने 22 से 25% तक मुस्लिम वोट बीजेपी को किए, जबकि उस नारे के ऊपर किए थे जिस पर उन्होंने कहा था सबका विकास सबका साथ। जब जहाँ तक मुसलमानों के ताल्लुक़ के, जब भी मुसलमानों का मुल्क का मसाइल होता है तो मुसलमान अपने मसाइल को भूलकर मुल्क के मसाइल के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब उन्होंने बीजेपी ने ये नारा दिया था सबका विकास सबका साथ, तो मुसलमानों ने 20 से 25 और 28% तक वोट मुसलमानों ने दिए। उसके बाद 2014 से लेके 2024 के सफ़र में बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों को गालियां देना, मुसलमानों को जलील करना और मुसलमानों के शरीयत पे हमला करना, मुसलमानों के तहज़ीब पे, तमद्दुन पे, कल्चर पे हमला करना, और मुसलमानों के हर चीज़ जो है उनके 10 साल के पॉलिटिक्स मुसलमानों के और अक़लियत के खिलाफ़ रही। इसीलिए इस बार मुसलमानों ने उनका जो रिवायती अरीब शिवसेना को भी एक मुठ होकर, जहाँ मुल्क को बचाना था, जहाँ मुल्क का दस्तूर को बचाना था, तब मुसलमानों ने शिवसेना से अपनी दुश्मनी को भूलकर एक मुठ होकर शिवसेना को वोट देकर महाराष्ट्र में कामयाब किया, और पूरे हिंदुस्तान में अपने दस्तूर को बचाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया, और मुसलमानों ने एक मुठ होकर मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दी है। निज़ाम साहब, मैं आपके पास आऊँगा। मुसलमानों की बीजेपी से खुली नाराज़गी का फ़ायदा कांग्रेस को हुआ, इंडिया अलायंस को हुआ, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, मानने की क्या बात, पूरा देश इस बात को मान रहा है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ मोदी गवर्नमेंट ने इस देश में लागू किया, जिस तरह से खास करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो बुलडोजर राज, इनकाउंटर, दूसरी चीज़ें, मस्जिदों को तोड़ना, मदरसों को के खिलाफ जाना, कब्रस्तानों को उजाड़ना, ये जो काम उन्होंने शुरू किया था उसका रिजल्ट आना था, क्योंकि इस देश में मुसलमान भी एक क्लास का शहरी है। मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी चीज़ें इस देश में हुई हैं उसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल रहा है, और ये वो लोग कर रहे हैं जिनका कभी मुल्क की आज़ादी में कोई रोल नहीं था। तो ये तो होना ही था जब, और ये ताकत आज देश के को पता चल गई। लेकिन मेरा ये और कहना है कि शायद और सीटें बढ़ती थी अगर मुसलमान 100% वोट करता। इस बार भी मुसलमानों ने वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ाया, 50-52 से ज़्यादा मुसलमानों के वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ा। उसके बावजूद भी हमने इतने बड़े पैमाने पर जो है सीटें हासिल की हैं। अगर हमारे लोग मेहनत करते और या लोग अवेयर रहते तो ज़्यादा सीटें और आती और बहुत सारे मार्जिन वोटों का बढ़ता था। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हमें लग रहा है अभी तक परफॉर्मेंस में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रही। शायद महाराष्ट्र की बात करें 13 सीटों पर आपको कामयाबी मिली है। उद्धव गट 9 और 10 के बीच में सिमट के रह गए, एनसीपी 7 में। तो महाराष्ट्र में जो 13 सीटों में कामयाबी मिली है कांग्रेस को, क्या यह परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा तैयारी थी चुनाव से पहले वो बिल्कुल साफ दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया
और जिस तरह से बीजेपी और लोग हमारे खिलाफ, कांग्रेस और हमारे गठबंधन के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे कि हमको 2 सीटें मिलना मुश्किल है, बॉम्बे में हम 0 पा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में 5 सीट हमको नहीं मिलेगी, हमें पूरा यकीन था कि हम 40 के आसपास सीटें लाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जनता पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र में इस गठबंधन के साथ खड़ी थी और सरकार की तमाम गलत पॉलिसीज़ को हम जनता तक पहुंचाने में सक्षम रहे। और यही कारण था कि महाराष्ट्र का मुसलमान, उसने अपने आप को इधर उधर अलग नहीं किया, एक मुश्त एक साथ इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों को वोट दिया। यहाँ तक कि 90% मुसलमानों ने पहली बार सेना को वोट दिया उद्धव ठाकरे जी को। तो इससे ये साबित हो गया कि देश में संविधान बचाने और देश के लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी, खड़गे जी और उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शुरू किया था, उसमें हम पूरे तौर पर कामयाब रहे। पूरे तौर पे कामयाब हुए। खालिद भाई, आपके पास आऊँगा। क्या ये माना जाए कि ये चुनाव में मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, इसीलिए आज बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करके बीजेपी जो 303 पे थी वो 240 पे समेट के रह गई है? तो ये एक मुस्लिम समाज ने एक अस्तित्व को, इसे अपने सर्वाइवल का मुद्दा बनाया, अस्तित्व का मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए। तो क्या ये समझा जाए अभी कि आने वाले दिनों में मुस्लिम कम्युनिटी ही तय करेंगी कि हमारे देश में कौन सी पार्टी राज करेंगे? पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या मुस्लिम कम्युनिटी का इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन? हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 2014 तक यही गुमान था कि हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल चेंजेस लाते हैं उसमें सबसे बड़ा अहम रोल मुसलमान अदा करते हैं। लेकिन 2014 के अंदर इस गुमान को ख़त्म करने की कोशिश की गई और आज भी वही कोशिश हो रही है कि मुसलमानों के वोट को बेकार दिया जाए, उसको डाइवर्सिफाइड किया जाए, उसको ये कर दिया जाए और उसके बाद में जो है उसको वोट को बांट के कामयाब होने की कोशिश की जा रही। इस बार मुसलमानों ने बहुत दयानतदारी से और समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुबह उठकर वोट डालने के लिए आए, वोट डाले, बाहर आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुसलमान एक मुश्त होकर वोट जो है एक तरफ दिया। अगर मुसलमान आगे भी अगर इस तरह एक तरफ वोट देंगे तो वो पार्टी कामयाब होने से कोई उनको रोक नहीं सकता है, वो पार्टी कामयाब होना ही होना है। तो 2019 और 14 की आपने बात किया कि मुस्लिम ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने मुस्लिम समाज को जलील किया, उनकी कदर नहीं की, इसलिए मुस्लिम अपसेट और नर्वस होकर वो इंडिया अलायंस के इसमें चला गया और उन्होंने खुलकर वोट दिया है। तो लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये अभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसका एहसास हो गया है? ये एहसास पहले से भी उनके, जैसे बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट बैंक था कांग्रेस का वो ख़त्म हो गया था और कांग्रेस को हराने में बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का था। मुसलमानों का वोट जो है डिसाइड करती है कि इस मुल्क के अंदर कौन हुकूमत करेगा, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी वोट का बंटवारा ना हो, बल्कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट एक तरफ अगर गिर जाए, एक बैलेट में गिर जाए, कभी भी मुसलमान इस मुल्क के अंदर अपनी अहमियत रखती है। वोट की अहमियत उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो जिस तरफ जाएगा उस तरफ की हुकूमत बन सकती है। जी निज़ाम साहब, एक सवाल है। 2014 से कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ है। 14 में जब आई बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस के 45 सांसद थे, 19 में ये इंक्रीज़ होकर 56 हुए, लेकिन अब सीधे ये 100 के आसपास चले गए। तो इसका क्रेडिट आप राहुल गांधी को देगी या प्रियंका गांधी को? मतलब कहना कि कांग्रेस का जो पुराना आंकड़ा था 125 का, उसके आसपास तो कांग्रेस आ गई है, तो प्रियंका जी भी चुनावी मैदान में सक्रिय दिखाई दी इस समय। तो किसको? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की उसका देश में बड़े पैमाने पर असर हुआ और उसका फ़ायदा पार्टीज़ को हुआ और सारी पार्टियों को, कांग्रेस ही नहीं, हमारे जितने एलआई थे उनको भी कांग्रेस की वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ। और जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, वो हमारी पार्टी की लीडर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया। आज हम राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, राहुल जी ने आखिर में ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रोल हमारी प्रियंका जी का था। तो इससे ये लीडरशिप है और सब मिलकर सबने काम किया और उसका फ़ायदा न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि कांग्रेस के सभी एलाइज को उसका बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा हुआ। तो अब क्या गारंटी आप देंगे मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समाज को? क्या इंडिया अलायंस को उन्होंने भरपूर वोट किए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का खुला विरोध किया है, तो क्या मुस्लिम समस्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ को लेकर क्या इंडिया अलायंस और अदर अलायंस पार्टनर अभी भी खड़े उतरेंगे? 100% और सब ताकत से खड़े रहने वाले और सब हमारी जो लड़ाई है, जो हमारे विषय हैं, उन सारी लड़ाइयों के लिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से खड़ा है और हम कहीं भी
इस कम्युनिटी के लोगों को, इनके लोगों को कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं और उनके साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटी को आप कितना क्रेडिट देंगे? इंडिया अलायंस के वोट बैंक बढ़ाने में मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बड़ा रोल रहा है अक्रॉस इंडिया की बात करें तो, महाराष्ट्र के अलावा? इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि 100% क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपने वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया। सिर्फ एक सीट महाराष्ट्र में ऐसी थी जहां मुसलमानों ने अपने वोट को 2 पार्ट में किया और वो चुनाव हार गए। वो सीट थी औरंगाबाद की। अगर मुसलमानों ने वहां थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया होता तो शायद एक और मैसेज जाता। तो इससे ये साबित हो गया कि मुसलमानों ने यहाँ तक कि बदरुद्दीन अजमल को ठुकरा दिया और वहाँ से उनको, हमारा नया कैंडिडेट कांग्रेस का था, इंडिया अलाइंस कैंडिडेट, उसको जिताया। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि मुसलमानों ने बिल्कुल तय कर लिया था कि उसी के साथ अब रहना है जो देश के संविधान को बचाने की बात करता है, जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करता है। जी, जाते जाते खालिद भाई एक सवाल, मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ पे और हालात पे आपकी काफ़ी कड़ी नज़र होती है, आप काफ़ी वर्क भी करते हैं, हमने देखा। ये एक बात है कि MIM और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक बदरुद्दीन अजमल जी की पार्टी है, इस समय उनका ज़ीरो परफॉर्मेंस रहा। तो ये माना जाए कि मुसलमानों ने अपनी ही कौम के लीडरों की लीडरशिप को भी ठुकरा दिया इस समय? नहीं, उससे क्या नुकसान हो रहा था, इज्तमाही तौर पर मुसलमानों को उससे नुकसान हो रहा था। आसाम की एक अलग बात है, बाकी जहाँ MIM की जहाँ तक आप सोच लीजिए, MIM की अपनी ताकत क्या है, 1 सीट की है, लेकिन वो बाहर जाकर कितनी सीट खड़ा करता है, 10, 12, 15। असेंबली के अंदर उसकी ताकत कितनी, 7 सीट की है, लेकिन वो बाहर जाके 25 और 30 और 40 सीट खड़ा करता है। उससे क्या नुकसान ये हो जाता है कि वोट बिखर जाता है और वो जो वोट का इस्तेमाल NDA के फ़ायदे में जाता है, इसलिए उसको B टीम कहा जाता है। तो उससे कभी भी अगर वोट का बंटवारा हो जाए तो फ़ायदा जो है वो फ़िरकापरस्त ताकतों को ही होगा। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, हमारे वोट को बिखरने नहीं देना चाहिए। ये अब जो हमारी जंग थी वो है बका की जंग थी। हमने जो जंग लड़ी है बका की जंग थी। अब हम जो है रिप्रेजेंटेशन की, नुमाइंदगी की जंग जो है हम उम्मीद करते हैं इसके बाद हम लड़ेंगे। और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आज जो मुसलमानों की हालात है उसके ज़िम्मेदार कांग्रेस ही है और कांग्रेस ने मुसलमानों को लॉलीपॉप ही देकर रखा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जैसे लीडर वहाँ मौजूद है तो कुछ मुसलमानों के लिए सही सिमत में कुछ काम करेंगे, तामीरी काम होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 मेहमान और इनकी बातों से यही निचोड़, यही कंक्लूजन निकल रहा है कि 2024 का चुनाव मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं था, ये उनके लिए बका की लड़ाई थी, ये उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। इसलिए मुस्लिम समाज ने बीजेपी को बिल्कुल झुटलाया और बीजेपी के खिलाफ वोट करके, विरोध करके इंडिया अलायंस को जो कामयाबी दी, कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट मुस्लिम समाज को ही जाता है। इस बात को कांग्रेस के लीडर निज़ामुद्दीन राय ने भी माना है, सोशल एक्टिविस्ट MA खालिद साहब ने भी इस बात को माना है कि मुस्लिम ने वोट बंटवारा नहीं होने दिया इस चुनाव में और इसका नतीजा यही निकला कि बीजेपी 303 से 240 पर आके समेट गई और कांग्रेस जो 56 पे थी आज वो 100 के आसपास पहुंच गई। अब दोस्तों देखना यह है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण कितने बदलते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को कौन कौन सी पार्टियां उनके इश्यूज़ और उनके मुद्दों को लेकर कितनी सीरियस होती है, कितनी गंभीरता से उनके सारे मामलों को लेती है, क्योंकि समाज ने तो अपना रोल अदा कर दिया है। अब सभी की नज़रें आने वाले समय और आने वाले हालात पर टिकी हुई है। दोस्तों सलाम पीपल में आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए salamppeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।